हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे जहां आपको मिलता है फैक्ट्स कहानियों के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हमने उत्तराखंड वन आंदोलन जो आज़ादी से पहले हुए थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा है पोस्ट इंडिपेंडेंस फॉरेस्ट मूवमेंट ऑफ उत्तराखंड। तो आज की वीडियो में हम जो पहला मूवमेंट हम डील करेंगे उसका नाम है चिपको मूवमेंट। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चिपको मूवमेंट, हम इस वर्ड से फेमिलियर हैं, हमने कई बार इसका नाम सुना है। इससे रिलेटेड जो महिलाएं गौरा देवी का नाम हमने कई बार सुना है। तो आज हम चिपको मूवमेंट को एकदम डिटेल में यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी व्यक्तित्व थे, जितने भी स्पेशल पर्सनालिटीज हैं इस मूवमेंट में जिनकी बहुत अहम भूमिका रही है, उनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी हिस्ट्री क्या थी, क्यों हुआ था, कैसे कैसे यहाँ पे सर्कमस्टांसेस बने थे, इसमें हम यहाँ पे डिटेल में चिपको मूवमेंट को करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में ही फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था। उत्तराखंड में चिपको उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट होने से पहले भी ये कई वर्ष पहले, 100 साल 200 साल पहले क्या हो चुका था, ये घटित हो चुका था। तो ये एक बार हम उसको देख लेते हैं हिस्ट्री में कि सबसे पहले जो चिपको मूवमेंट है वो कब हुआ था। तो 1730 में सबसे पहला आपका हमको चिपको मूवमेंट के क्या देखने को मिलता है, उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, अब कहाँ ये हुआ था, ये हुआ था राजस्थान में। कहाँ हुआ था, राजस्थान में। और राजस्थान में भी अगर जगह बोले तो जोधपुर में। कहाँ हुआ था ये, जोधपुर में हुआ था। ठीक, अब क्या हुआ था इसमें, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जोधपुर में राजा, जोधपुर के राजा थे आपके कौन, आपके राजा अजय सिंह। कौन, राजा अजय सिंह। वो यहाँ राज करते थे। अभी राजा अजय सिंह जो थे ये चाहते थे कि अपने लिए क्या बनाए, भव्य महल बनाए। और वो महल जो होना चाहिए वो हमेशा पूरा जो कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, वो महल वो किससे कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, लकड़ी से। ये इनकी क्या थी, इच्छा थी कि लकड़ी से इनको अपने लिए क्या बनाना है, एक महल बनाना है। और राजस्थान में वैसे ही क्या होते हैं, पेड़ कम होते हैं। तो एक जगह थी खिजड़ी। क्या जगह थी, खिजड़ी गांव उनकी रियासत में आता था। खिजड़ी क्या था, गांव था। और उस खिजड़ी गांव में कौन रहता था, विश्नोई समाज रहता था। कौन रहता था आपका, विश्नोई समाज रहता था। एक प्रकार की ट्राइब उस गांव में रहती थी। ठीक है, अब राजस्थान में हमें वैसे भी देखने को मिलता है, रेगिस्तान वाला इलाका है, जंगल वैसे ही कम है। और किसी किसी गांव में अगर थोड़े बहुत वन भी हैं तो राजा ने क्या दिया है, आदेश दिया है कि आप क्या करिए, वहां से लकड़ी काट के लेके आइए और राजा को एज अ टैक्स आप दीजिए। ठीक है, राजा को एज अ टैक्स आप दीजिए। तो विश्नोई समाज ने इसका क्या किया, अपोज किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे। एक तो वैसे ही हम जंगलों पे निर्भर हैं और वैसे ही राजस्थान में क्या है, जंगल इतने कम है और आप अपने महल बनाने के लिए हमसे लकड़ी मांग रहे हैं तो हम नहीं देंगे। तो राजा को गुस्सा है, उसने अपनी आर्मी भेज दी। ठीक है, आर्मी को भेजा। तो यहाँ पे हमको एक नाम देखने को मिलता है किनका, जिनका क्या हुआ था, जिनकी वजह से चिपको मूवमेंट क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। वो है अमृता देवी जी। क्या नाम है उनका, अमृता देवी जी। क्या नाम है, अमृता देवी जी उनका नाम है। तो ये जब ये आर्मी क्या हुई, जबरदस्ती क्या हुई, पेड़ काटने के लिए आई। आर्मी क्या आई, जबरदस्ती पेड़ काटने के लिए आई। तो अमृता देवी जी प्लस इनकी 3 बेटियां, प्लस इनकी 3 डॉटर्स और बेटियां क्या हो गई, पेड़ों से चिपक गई कि हम अपने पेड़ को नहीं काटने देंगे। 1730 में जो, अगर हम इतने पीछे की हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो विष्णुई समाज और ट्राइब है एक प्रकार की, तो वो रिलीजियसली भी थोड़ा अपने पेड़ों से क्या होते थे, अटैच्ड होते थे। तो इस वजह से उनका जो रिलीजियस सेंटिमेंट था वो भी उनका क्या हो रहा था, हर्ट हो रहा था। तो इस वजह से वो लोग क्या हुए, जैसे ही अमृता देवी जी और उनकी 3 बेटियां पेड़ों से चिपकी तो और गांव वाले भी उनको देख के पेड़ों से चिपक गए। बट राजा इतना क्रूर था, राजा की आर्मी इतनी क्रूर थी, उन्होंने पेड़ों के साथ आदमी को भी क्या कर दिया, स्लॉटर कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला जो हमको एग्जाम्पल जो देखने को मिलता है चिपको मूवमेंट का, वो हिस्ट्री में कहाँ देखने को मिलता है, 1730 में राजस्थान में देखने को मिलता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट नाम है वो अमृता देवी जी का है। ठीक है, तो इस प्रकार से शुरुआत हुई थी इंडिया में किसकी, आपका चिपको मूवमेंट की। ठीक, अब देखते हैं हम उत्तराखंड के चिपको मूवमेंट के बारे में। ये तो हमने थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री देख ली कि किस प्रकार से आपका चिपको मूवमेंट की लहर पूरे हमारे देश में पहले हिस्ट्री से ही क्या हो रही हुई, दौड़ते हुए आ रही है। तो अब चिपको मूवमेंट शुरू करते हैं। ये शुरू होता है 1972 से। ठीक है, तो होता क्या है, अब 1972 में उत्तराखंड तो नहीं बना था, तो किसकी गवर्नमेंट थी, यूपी गवर्नमेंट थी। तो यूपी गवर्नमेंट एक डील करती है किसके साथ, एक कंपनी है, साइमंड्स कंपनी। क्या नाम है उसका, साइमंड कंपनी।
ठीक है, साइमन कंपनी। और ये क्या बनाती है, स्पोर्ट्स के सारा सामान बनाती है। स्पोर्ट्स आपका बना स्पोर्ट्स का सारा जितना भी सामान होता है, बल्ला, स्टंप, बॉल, जितने भी टेबल टेनिस, आपके बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, सारा ये क्या बनाती है, ये वाला यहाँ पे काम बनाती है। तो साइमन कंपनी से ही डील करती है कि हमको क्या चाहिए, आपके फॉरेस्ट चाहिए किस पे, पेड़ काटने के लिए। तो यूपी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था, तो साइमन कंपनी ने इसको क्या दे दिया, पैसा दे दिया। तो उसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने इनको क्या कर दिया, परमिशन ग्रांट कर दी। परमिशन क्या कर दी, परमिशन ग्रांट कर दी और बोला कि आप 300 अंगू के पेड़, किसके पेड़, अंगू के पेड़। अब जो अंगू का पेड़ होता है वो काफी सस्टेनेबल एक पेड़ होता है, उसकी लकड़ी जो होती है काफी देर टाइम तक आपकी चलती है। तो इस वजह से अंगू के जो पेड़ हैं आप उनको काट सकते हो। और कहाँ बोला उन्होंने, सबसे पहले पहले बोला मंडल घाटी पे। कौन सी घाटी पे, मंडल घाटी पे जो पेड़ है हमारे, उनको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काट सकते हैं। अब जो मंगल घाटी पड़ती है, मंगल घाटी को चेरापूंजी ऑफ गढ़वाल भी बोला जाता है। ठीक है, चेरापूंजी ऑफ गढ़वाल, ठीक, ये याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। चेरापूंजी ऑफ गढ़वाल किसको बोला जाता है, मंगल घाटी। ये टिहरी में, कहाँ है, टिहरी पे ये है। तो जैसे ही क्या हुआ, 300 अंगू के पेड़ काटने की परमिशन किसने दे दी, आपकी यूपी गवर्नमेंट ने इसको दे दी। और कहाँ दी, मंगल घाटी के अंदर दी। बट अब जैसे ही कंपनी के जो एम्प्लॉय थे वो बिल्कुल पहुंचे क्या, कुल्हाड़ी अपनी मशीनरी लेके कहाँ पहुंचे, मंगल घाटी में पहुंचे। तो मंगल घाटी में हुआ इसका विरोध, क्योंकि लोगों को पता चल चुका था कि ये लोग क्या आ रहे हैं, पेड़ काटने के लिए आप यहाँ पे आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो 1973 में जैसे ही वो क्या करते हैं, आते हैं, तो उससे पहले अगर टिहरी का अगर देखें कि लोगों ने विरोध क्यों किया था, तो 1970 में क्या हुआ था ना, एक बाढ़ आई थी टिहरी वाले इलाके में, चमोली वाले इलाके, या चमोली प्लस टिहरी के जो वो हैं, क्योंकि गौना झील थी। कौन सी, गौना झील। गौना झील किस पे बनी हुई है आपके, अलकनंदा विरही नदी पे। गौला ये टू एक पहले हुआ करती थी पहले के जमाने में। तो ये झील थी, तो ये क्या हो गई थी, टूट गई थी भूस्खलन की वजह से। तो इसका पानी पूरा आ गया था, तो ये बाढ़ आई थी 1970 में, जिसकी वजह से वहां ज्यादा बहुत ज्यादा क्या हुई थी, आपका जान माल की हानि हुई थी। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि लोग वैसे ही परेशान थे, उनके जो जंगल अंगल थे वो वैसे ही बहुत सारे क्या हुए थे, उनको उनका विनाश हो गया था उस बाढ़ के अंदर। तो लोग वैसे ही जंगलों को लेके थोड़े उस समय सेंसिटिव हुए थे, और यूपी गवर्नमेंट ने उनको क्या कर दिया, उस कंपनी को वहां भेजा। तो लोग पहले से अवेयर थे, तो मंगल घाटी पे जब उनको 300 अंगों के पेड़ काटने के लिए भेजा, तो वहां विरोध शुरू हुआ, विलेजेस ने विरोध शुरू हुआ। तो फर्स्ट जो विरोध किया वो एक 75 ईयर ओल्ड महिला थी। 75 ईयर ओल्ड एक महिला थी, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इसका विरोध किया था। फिर उनके नेतृत्व में पूरा गांव और सारे गांव एक क्या हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे। और वो 75 ईयर ओल्ड महिला का नाम था श्यामा देवी। क्या नाम था, श्यामा देवी। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, विरोध किया था। जैसे भी हम अभी गांव घरों में भी अभी तक हम देखते हैं कि अपने खेत और अपने जंगलों को लेके जो महिलाएं होती हैं वो थोड़ी सी पुरुषों से ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी उस जमाने में 75 ईयर ओल्ड महिला थी, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले अपोज किया था इस बात का। उसके बाद उनके साथ उनके गांव वाले और बाद में सारे गांव वालों मिलके क्या हुआ था, इस कंपनी का विरोध किया था। और कंपनी को वहां से क्या होना चाहिए, होना क्या पड़ा था, उनको बैकवर्ड वहां से होना पड़ा था। तो इस तरीके से जो पहला उनका जो अधिवेशन, मतलब जो उनका पहला अटेम्प्ट था पेड़ काटने का, 300 अंगों के पेड़ काटने का, आपका मंगल घाटी, ये वैसे गोपेश्वर टिहरी के आसपास पड़ती है और इसको चेरापूंजी ऑफ गढ़वाल भी बोला जाता है। तो यहाँ वो अपने 300 पेड़ नहीं काट पाए। तो पहला फेज आपका चिपको मूवमेंट का यहाँ पे क्या होता है, सफल होता है। और श्यामा देवी जी यहाँ पे क्या करती है, एक अहम भूमिका यहाँ पे निभाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब देखिए कंपनी जो हमारी साइमन कंपनी है, कौन सी कंपनी, साइमन कंपनी हमारी जो है, वो अब गवर्नमेंट को क्या दे चुकी है, पैसे दे चुकी है। यानी कि गवर्नमेंट उनसे क्या ले चुकी है, एडवांस ले चुकी है कि भाई आप जाएं और पेड़ काटें। तो कंपनी दोबारा पहुंची कहाँ, गवर्नमेंट के पास, कि यार आपने तो हमें क्या दी थी, परमिशन दी थी, बट लेकिन हम वहाँ क्या नहीं कर पाए, अपना अ, पेड़ तो काट नहीं पाए। तो अब हम क्या करेंगे, तो गवर्नमेंट ने कहा अरे कोई बात नहीं, हमारे पास एक ही मंडल घाटी नहीं है, दूसरी भी है। तो अब आप जाइए रैणी गांव, कहाँ जाइए, रैणी गांव जाइए, कहाँ, चमोली में, रैणी गांव चमोली में जाइए। और वहाँ क्या करें आप, वहाँ क्या करें, आप ये पेड़ काटे। अब अंगू के पेड़ ना काटिए, उन्होंने कौन से पेड़ काटने को बोला, अब बोला कि आप कौन से काटेंगे, देवदार के काट लेना, देवदार के पेड़ आप
काट लेना। तो अब शुरू होता है असली चिपको मूवमेंट, ठीक है। इससे पहले एक बार वो क्या कर चुके हैं, यहाँ पर अटेम्प्ट कर चुके हैं, बट वो फेल हुआ। बट अब दोबारा जब गवर्नमेंट उनको दे देती है तो अब वो फिर से आते हैं। अब आता है आपका क्या 1973 और 74 वाला आपका ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ जब कंपनी क्या आती है, गांव वालों के साथ आती है। अब जो रैणी गांव था ना, वो भी इस जो 1970 में हमने अभी गोना झील का पढ़ा था, उसकी वजह से यहाँ भी क्या हुआ था ना, बहुत ज़्यादा भूस्खलन वगैरह हुआ था। और पहले से भी आप देखिए, जो अंग्रेज थे, उससे पहले जो अंग्रेज हमारे यहाँ रूल करके गए थे, उन्होंने जंगलों का बहुत अंधाधुंध क्या किया था, एक्सप्लॉयटेशन किया था। तो उस वजह से क्या हुआ था ना, लैंडस्लाइड के जो हमारे मामले थे वो काफ़ी बढ़ गए थे। तो रैणी गाँव में भी उस समय पे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ था। उनके जो रहने की दरारें थी ज़मीनों में वो आ रही थी, तो लोग अवेयर थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब वो फर्स्ट टाइम कंपनी कहाँ पहुँची, आपका कहाँ पहुँची, आपका रैणी गाँव में पहुँची, तो लोगों ने फिर से अपोज़ किया। लेकिन यहाँ अपोज़ करने का एक और रीज़न था। यहाँ अपोज़ करने का एक और रीज़न था। अब गाँव वालों को क्या पता बेचारे कि गवर्नमेंट क्या डील कर रही है उनके गाँव के साथ, कौन-सी कंपनी को यहाँ भेज रही है। तो यहाँ पे जैसे ही कंपनी पहुँची तो गाँव वालों ने कैसे उसको क्या किया, अपोज़ किया। तो इसको अपोज़ करने का एक जो अल्टरनेटिव हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे हमको एक बहुत बड़ा नाम देखने को मिलता है, वो है चंदी प्रसाद भट्ट जी। चंदी प्रसाद भट्ट, ये एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट आप इनको बोल सकते हैं। ये उत्तराखंड के थे। ये बहुत पहले से उत्तराखंड के लिए क्या करते हुए आ रहे हैं, एनवायरनमेंट के मामले में बहुत ज़्यादा काम करते हुए आ रहे हैं। और इन्होंने चिपको मूवमेंट में भी अपनी क्या निभाई थी, बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इनको ये 1972-73 के आसपास तक काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हुई, क्योंकि इन्होंने टिहरी बाँध जब बन रहा था, तो उसका इन्होंने विरोध किया था और उसके लिए इनको जेल भी हुई थी। तो ये काफ़ी फ़ेमस फ़िगर उस समय उत्तराखंड में बन गए थे। तो इस वजह से चंडी प्रसाद भट्ट को ये बात जब पता चली कि अब मंडल घाटी को छोड़ के जो साइमंड कंपनी है वो रैणी गाँव जाके देवदार के पेड़ काट रही है। और देवदार के पेड़ क्या होता है, पहाड़ों के लिए बहुत वो क्या रखते हैं, मायने रखते हैं। उनसे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर उनका अगर दोहन किया गया बिना किसी रीज़न के, तो क्लाइमेट पे क्या पड़ सकता है, बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो चंडी प्रसाद भट्ट जी को ये पता था। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही उन्हें पता चलती है गवर्नमेंट से, ये बात उन तक पहुँचती है चंडी प्रसाद भट्ट तक, वो सीधे जाते हैं कहाँ, रैणी गाँव, और रैणी गाँव वालों को भाषण देते हैं और समझाते हैं उनको, क्या कहते हैं कि आप क्या ना करें। और एक अब की बात है 14 फ़ैब आपकी 1974 की बात है। कब की बात है, 14 फ़ैब वैलेंटाइन डे ऑफ 1974 के दिन वो कहा जाता है, रैणी गाँव जाते हैं और रैणी गाँव के लोगों को ये समझाते हैं कि आप लोगों को कुछ भी हो जाए, आपको क्या नहीं करना है, जंगल के पेड़ काटने नहीं देने हैं। तो जब अब कंपनी पहुँचती है कहाँ, आपका रैणी गाँव, तो विलेजर्स उनका क्या करते हैं, अपोज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हमने इनको भी इंट्रोड्यूस कर दिया, चंदी प्रसाद भट्ट जी को भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब जब यहाँ पे अपोज़ मिलता है किनको, कंपनी को रैणी गाँव से भी अब अपोज़ मिलने लगा, तो वो फिर से किसके पास पहुँची, गवर्नमेंट के पास पहुँची। तो गवर्नमेंट ने कहा यार, अब हम पैसे तो इनसे 2-2 जगह के ले चुके हैं और थोड़े ज़्यादा भी ले चुके हैं, तो अब इनको हमारा जो इनका वो है डील तो हमको करानी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने कंपनी से कहा, ठीक है, अब हम ये मामला थोड़ा देखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, गाँव वालों से कहा कि आपका जो भी उस आपदा से, जो भी उस समय तक आपदा आई है, उससे जो भी आपका क्या हुआ, हानि हुई है, यानी कि जो भी लॉसेस आपके हुए हैं, उसके लिए आपको क्या देंगे, मुआवज़ा देंगे। मुआव सॉरी, थोड़ी हिंदी मेरी क्या है, खराब है, तो शायद ऐसे ही लिखते हैं, मतलब क्या देंगे आपको, मुआवज़ा वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। हानि का जो भी आपको मुआवज़ा मिलेगा, वो हम क्या कहेंगे, गाँव वालों को देंगे। तो अब गाँव में जितने भी क्या थे, आदमी लोग थे, सिर्फ पुरुष लोग, ठीक है, आदमी और पुरुष लोग थे। उनको क्या करा, गवर्नमेंट और कंपनी के कुछ एम्प्लॉय के मिलने कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ ने मिल के क्या करा, उन आदमियों को एक मीटिंग बुलाई उनके साथ और कहा कि आप लोगों को हम क्या देंगे, जितनी भी आपकी हानि हुई है उसका क्या देंगे, आप मुआवज़ा देंगे। आप हमारे साथ क्या करो, एक मीटिंग करो। मतलब ये एक दौर है, जैसे 14 फ़ैब 1974 को चंडी प्रसाद भट्ट जी पहले रैणी गाँव गए, फिर कंपनी वाले वहाँ गए, तो फिर अपोज़ हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ कुछ ग्रुप बन गए होंगे। प्रधान जो उस समय का वहाँ का होगा, उसने पूरे गाँव के मर्दों को एक करके वो अपोज़ कर रहा होगा। तो फिर गवर्नमेंट ने डील करने के लिए मीटिंग बुलाई होगी, तो उसमें कंपनी के एम्प्लॉयी भी थे। फिर ये प्रस्ताव रखा गया होगा कि आपको क्या दिया जाएगा, हानि का मुआवज़ा दिया जाएगा। तो गाँव वालों को लगा कि चलो सरकार हमारे लिए क्या देख रही है, एक अच्छा बेनिफिट देख रही है
कि हमको क्या मुआवजा तो दे रही है, चलो ठीक है। और यहाँ पे तक ये बात हो गई थी कि अब पेड़ हम क्या नहीं करेंगे, मतलब ज़्यादा आपके पेड़ों का दोहन यहाँ पे हम नहीं करेंगे। ये बात गवर्नमेंट ने गाँव वालों को बोली थी। एक प्रकार से गवर्नमेंट गाँव वालों के साथ क्या कर रही थी, गेम खेल रही थी, ठीक है। तो अब मुआवजा लेने के लिए मुआवजा लेने के लिए उनको कहाँ बुलाया गवर्नमेंट ने, गोपेश्वर बुलाया। कहाँ बुलाया आपका, गोपेश्वर बुलाया, ठीक है। गोपेश्वर बुलाया तो अब क्या हुआ, अब सारे गांव वाले जितने भी मर्द लोग थे, उस समय पे थोड़ा पुरुष प्रधान हमारा क्या सोसाइटी हुआ करती है, तो इस वजह से सारे पुरुष क्या होते हैं, गोपेश्वर आपके पहुंचते हैं क्या लेने के लिए, आपका मुआवजा लेने के लिए। बट इसके पीछे गवर्नमेंट और कंपनी की क्या थी, एक चाल थी। अब उनको पता था कि जो अपोज कर रहे हैं वो मैक्सिमम लोग उसमें कौन है, आपके पुरुष हैं। और मैक्सिमम पुरुष अभी कहाँ पहुंच गए हैं, आपके गोपेश्वर पहुंच गए हैं। तो यही उनको सबसे अच्छा टाइम लगा। और रैणी गांव के है ना ऊपर, गांव जैसे आपने कभी गए होंगे तो पहाड़ी के ऊपर गांव होते हैं, मतलब पहाड़ी होती है इस प्रकार से, और ऊपर गांव होती है, और जो रोड आई होती है वो नीचे होती है, और जो छोटे मोटे कस्बे हमको शहर जैसे देखने को मिलता है उसी रोडों के नीचे मिलते हैं। तो लोगों को काफी ट्रेवल करना पड़ता है अपने गांव से नीचे कस्बे या छोटे बाजार में आने के लिए। तो ये सेम हुआ था, रैणी के सारे लोग कहाँ पहुंच गए थे, गोपेश्वर, यहाँ हम बाजार वाले इलाके में पहुंच गए थे, और गांव एक प्रकार से क्या था, खाली था। तो कंपनी के और गवर्नमेंट के एम्प्लॉय क्या कर जाते हैं, कुल्हाड़ी और मशीनें अपनी लेके कहाँ पहुंच जाते हैं, गांव पहुंच जाते हैं अपने क्या, लकड़ियां काटने के लिए। बट गांव वालों को, कंपनी वालों को क्या पता था कि वो वहां जाके क्या होंगे, उनको एक सरप्राइज मिलेगा। तो गौरा देवी जी जो थी, गौरा देवी पहले से ही क्या कर रही थी, एक्टिवली इस पे क्या कर रही थी, पार्टिसिपेट कर रही थी, ठीक है। उनको यहाँ तक कि क्या बना दिया था, कंपनी वो उनको क्या बना दिया गया था, मतलब जो महिलाएं थी वहां पर, जितनी भी फीमेल थी, उनका जो लीडरशिप कर रही थी, अध्यक्ष एक तरीके से, उन किसको बनाया था, जो महिलाएं थी वहां, गौरा देवी जी को ही फीमेल्स का क्या बनाया गया था वहां पर, अध्यक्ष बनाया गया था। किसको, गौरा देवी जी को, ठीक है, गौरा देवी जी। अब जब कंपनी कहाँ पहुंचती है आपका, रैणी गांव पहुंचती है कंपनी। अब कहाँ पहुंचती है, रैणी गांव पहुंचती है। तो क्या होता है, वहां जो वुमेन्स हैं, जो फीमेल्स है वहां की, वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है। वो क्या करना शुरू कर देती है, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है। और ये डेट है 26 मार्च 1974, ठीक है। अब जैसे ही गौरा देवी को पता चलता है कि कंपनी वाले अब नहीं रुकने वाले हैं, वो पेड़ों को काटे देंगे, क्योंकि वुमेन्स को उतना सीरियसली क्या नहीं लिया था, जो कंपनी के एम्प्लॉय गए थे और जो उनके साथ गवर्नमेंट की कुछ आर्मी या पुलिस वाले गए होंगे, उनको लगा कि महिलाएं हैं, डर जाएंगी। तो उनको ये लगा नहीं था कि इस लेवल पे जाके वो प्रोटेस्ट करने लगेंगे। तो 26 मार्च 1970 को क्या हुआ, कंपनी जैसे ही आई तो 27 महिलाओं के साथ, 27 फीमेल्स के साथ प्लस गौरा देवी क्या हुई, अब जैसे कंपनी वाले नहीं मान रहे, पहले तो थोड़ा बोलचाल हुआ होगा कि मत काटो, प्रोटेस्ट किया होगा, लेकिन जब कंपनी वाले एकदम डोमिनेट करने लगे तो 27 फीमेल्स और गौरा देवी खुद क्या हुई, जो पेड़ काट रहे थे उनसे चिपक गई। क्या हुई, उनसे चिपक गई। तो इसी वजह से इस आंदोलन का क्या नाम पड़ा, आपका चिपको आंदोलन पड़ा। और फिर क्या हुआ, कंपनी वालों को फिर से यहाँ पे क्या देखने को मिली, एक बार हार देखने को मिली, और वो वहां पेड़ नहीं काट पाए। तो इस प्रकार से गौरा देवी ने अपने साथ मिलके पूरा गांव और गांव के जंगलों को क्या किया था, रख रखाव और बचाव किया था। और इस प्रकार से रैणी गांव के जो फिर आपके क्या थे, जंगल थे, उनका कटान नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सब हुआ, लेकिन अब क्या हुआ, गवर्नमेंट तो पैसा ले चुकी है, कंपनी तो कह रही है कि आप हमको पैसे वापस दो और या तो लकड़ी दो कहीं से। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, एक जांच समिति बैठा देते हैं, इसकी जांच होगी कि इसमें क्या क्या हुआ था। तो उस वजह से फिर क्या करते हैं, एक चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट जांच समिति ये लोग गठित करते हैं। जांच समिति ये लोग क्या करते हैं, गठित करते हैं। कब, 9 मई 1974 को, ठीक है। और ये समिति क्या करती है, और ये समिति अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करती है, अपनी रिपोर्ट ये सबमिट करती है अक्टूबर 1974 में। और बोलती है कि जो रैणी वाला इलाका है वहाँ 10 ईयर तक किसी भी प्रकार के पेड़ नहीं काटे जाएंगे। मतलब 10 ईयर का क्या लगा दिया, बैन लगा दिया कि अब आप यहाँ क्या नहीं कर सकते हैं,
लकड़ियाँ नहीं काट सकती, क्योंकि फिर जब जाँच होती है, समिति बैठती है, तो हर चीज़ को क्या दिया जाता है, इंक्लूड किया जाता है कि एनवायरनमेंट को क्या-क्या हार्ट्स होता है, मिट्टी को क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है, मिट्टी की क्या प्रॉब्लम है और एनवायरनमेंट को क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो सारी यहाँ पे मानकों को रखा गया और उसके बाद क्या किया गया, ये डिसीजन लिया गया कि 10 साल तक तो यहाँ के पेड़ों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इस समिति के द्वारा साइमन कंपनी के सारे जो इंटेंशन थे वो धराशायी हो जाते हैं और साइमन कंपनी क्या हो जाती है, वापस चले जाती है और क्या होता है, जो हमारा आंदोलन था वो एक सफल प्रकार से आप लोगों को क्या होता है, यहाँ पे सफल हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, गौरा देवी जी और सीबी भट्ट के बारे में, यानी चंदी प्रसाद भट्ट के बारे में हम क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो गौरा देवी जी जो थी, गौरा देवी जी जो थी वो एक्चुअली रैणी गांव उनका क्या था, ससुराल था। ठीक है, गौरा देवी जी, गौरा देवी जो का जो जन्म हुआ था वो 1925 में हुआ था और कहाँ हुआ था आपका, लाता गांव में हुआ था, लाता गांव में हुआ था। ठीक है, लाता गांव में हुआ था और लाता गांव का है, टिहरी में है, और रैणी गांव का है, रैणी गांव चमोली में है। ठीक, रैणी गांव का है आपका, चमोली में है। तो शादी के बाद ये कहाँ चली गई थी, ससुराल इनका कहाँ है आपका, रैणी गांव है। और इनके पति का नाम क्या है, और इनके पति का नाम है मेहरबान सिंह, मेहरबान सिंह इनके पति का नाम है। ठीक है, और जो अभी हमने बताया था कि महिला मंगल दल, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि उनको एक अध्यक्ष बनाया था, तो उस दल का नाम क्या था, महिला मंगल दल। जो पुरुष तो अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर ही रहे थे, जो महिलाएं जिस दल के अंतर्गत क्या कर रही थी, आपका प्रोटेस्ट कर रही थी, वो कौन सा दल था, वो महिला मंगल दल था और उसकी अध्यक्ष कौन थी, आपकी गौरा देवी जी थी। ठीक है, गौरा देवी जी उसकी क्या थी, अध्यक्ष आपकी यहाँ पे वो थी। ठीक, तो ये और एक इनको पुरस्कार दिया जाता है 1986 में, जिसका नाम क्या था, वृक्ष मित्र पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार इनको मिला, वृक्ष मित्र पुरस्कार इनको क्या हुआ, प्रदान किया गया। कब, आपका कहाँ, किसको, आपका गौरा देवी जी को। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, गौरा देवी जी के बारे में हमको ये जानकारी प्राप्त होनी चाहिए और हमने यहाँ पे इसके बारे में पढ़ भी लिया। अब बात करते हैं हम सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। सुंदरलाल बहुगुणा जी का भी इसमें क्या रहता है, काफी योगदान रहता है, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा जी इसको ना नेशनल लेवल पे थोड़ा सा क्या करते हैं, फेमस करते हैं। ठीक है, जो समितियां थी जैसे चंडी प्रसाद भट्ट जी, वो इनसे काफी रिलेटेड थे, तो इस वजह से क्या हुआ था, इन लोगों ने इसको नेशनल लेवल पे किया था। चंडी प्रसाद भट्ट जी तो टिहरी डैम, और सुंदरलाल बहुगुणा भी टिहरी डैम को लेके कई बार उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और एनवायरनमेंट को लेके वो भी बहुत ज्यादा किए हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, अभी हमें देखने को मिलेगा, आप देखना। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी को क्या बोला जाता है, वृक्ष मित्र बोला जाता है इनको। सबसे पहले तो क्या बोला जाता है, वृक्ष मित्र। ठीक है, वृक्ष मित्र इनको बोला जाता है और इनका जन्म हुआ था 1927 में। कब हुआ था इनका जन्म, 1927 में हुआ था। इन्होंने नारा दिया था एक, हिमालय बचाओ देश बचाओ, हिमालय बचाओ देश बचाओ, ये इन्होंने क्या दिया था, आपका नारा दिया था। और उसके बाद इन्होंने दो संस्थाओं का क्या किया था, संगठन बनाया था। एक पर्वतीय नवजीवन संस्था का इन्होंने क्या किया था, उद्घाटन, मतलब इन्होंने बनाई थी। और एक वृक्ष मित्र संस्था, कौन सी, वृक्ष मित्र संस्था इन्होंने बनाई थी। अब ये सारे काम इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। उन्होंने क्या किया, इन्वायरमेंट को अपना जीवन का ध्येय बनाया और उस पर ही वो काम करे जा रहे हैं, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया था, बनाया था। ठीक है, अब देखते हैं 1981 में। ठीक है,
1981 में एक्चुअली जो मैंने अभी सीपी प्रसाद भट्ट जी के बारे में बोला था, वो भी उन्होंने भी कई काम किया है किसके बारे काम में, टिहरी डैम के बारे में, और वो भी कई बार उनको भी जेल हुई है। तो उनको भी हुई है, लेकिन इनके मामले में सुंदरलाल बहुगुणा जी ने भी जो टिहरी डैम के लिए काम किया, वो भी कई बार क्या हुआ है, वो भी टिहरी डैम के विरोध के लिए क्या किया उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है, और वो भी कई बार उसमें जेल गए हैं। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि सीपी भट्ट जी भी काफ़ी ज़्यादा टिहरी डैम का जब विरोध हो रहा था, तो उसमें उन्होंने बढ़-चढ़ कर के लिया था, उन्होंने आपका भाग लिया था, बट जेल उनको हुई थी या नहीं हुई थी, इस मामले में मैं कन्फर्म नहीं हूँ। लेकिन जो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, इनको ज़रूर क्या हुआ था, इनको जेल हुई थी, ठीक है? इनको जेल पे रखा गया था। तो 1961 में 81 में क्या हुआ ना, अब देखिए उन्होंने इतने सारे काम करे थे, और टिहरी डैम को लेके उन्होंने कई बार क्या कर रखा है, प्रोटेस्ट कर रखा है, और एक बार तो इतना तगड़ा इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि 78 दिन तक क्या हुआ, टिहरी डैम का काम ही इन्होंने रोक दिया। ठीक है, क्या करा इन्होंने, टिहरी डैम का काम ही रुकवा दिया 78 दिन तक, और इसी कारण से इनको क्या करना पड़ा, टिहरी मतलब इनको जेल में भी डाल दिया था। ठीक है, इनको क्या कर दिया था, जेल में भी डाल दिया था। ठीक है, तो 1981 में इंडियन गवर्नमेंट ने इनको बोला कि आप क्या लीजिए, भूषण पद्मश्री सॉरी पद्मश्री आप क्या ले लीजिए, अवार्ड ले लीजिए। बट इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। इन्होंने कहा मैं नहीं लूँगा। एक तो आप पहले तो ये जो आप डिप्लोमेसी खेल रहे हैं, ये इस प्रकार की डबल डिप्लोमेसी नहीं खेलिए। पहले तो आप मुझे जेल में डालते हैं, क्या कहते हैं कि मैं पर्यावरण के लिए इतना काम कर रहा हूँ, तो इस वजह से आपने मुझे जेल में डाला। अब जब मैं जेल से बाहर आया, तो आप मुझे इसलिए पद्मश्री दे रहे हैं कि मैं पर्यावरण के लिए काम करता हूँ। तो ये थोड़ा-सा क्या है, आपका हिपोक्रेटिक नेचर है, तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, पद्मश्री को इनकार करता हूँ। तो इन्होंने 1981 में क्या कर दिया, पद्मश्री लेने से मना कर दिया। ठीक है, लेकिन 1985 में इनको वृक्ष मानव पुरस्कार मिला। कौन-सा पुरस्कार? वृक्ष मानव पुरस्कार इनको मिला। ठीक है, उसके बाद इनको जो मिला, उसके बाद इन्होंने 1987 में इनको अवार्ड बहुत मिले, क्योंकि इन्होंने बहुत वर्क किया है। ठीक है, 1987 में राइट ऑफ लाइवलीहुड लाइवलीहुड का इनको क्या मिला है, अवार्ड मिला है। ठीक है, फिर 2009 में पद्म विभूषण इन्होंने ले लिया। ठीक है, पद्म विभूषण विभूषण इनको ऑफर किया गया, और 2009 में फिर उन्होंने ले लिया। और 1991 में इन्वायरमेंट बचाने के लिए इन्होंने गंगोत्री से गंगा सागर, जहाँ गंगा कहाँ मिलती है, सागर से मिलती है, यानी कि बंगाल वाले इलाके में, वहां तक क्या की थी, साइकिल यात्रा करी थी। ठीक है, साइकिल में यात्रा की थी, और 1991 में गंगा से लेके आपका कहाँ तक, जहाँ गंगा कहाँ से मिलती है, गंगा सागर पे मिलती है। ठीक है, तो ये था हमारा किसके बारे में, आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने यहाँ पे प्राप्त करी, चिपको मूवमेंट से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एनवायरनमेंट से में काफ़ी काम किया है, तो इस वजह से इनको यहाँ पे क्या मिलती है, चिपको मूवमेंट में हमको इनको पढ़ना पड़ता है, और इन्वायरमेंट में इनका क्या रहा था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर योगदान रहा था, तो इस वजह से इनको बहुत सारे क्या मिले, आपके अवार्ड मिले। तो अगला जो हमारी बारी आती है, वो बारी आती है आपकी, अगली बारी हमारी जो आती है, वो आती है आपकी किनकी, चंडी प्रसाद भट्ट जी की। ठीक है, किसकी बारी आती है, चंडी प्रसाद भट्ट जी की बारी आती है। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट का जो जन्म हुआ था, वो हुआ था 1947 में गोपेश्वर में। ठीक है, हुआ था गोपेश्वर में इनकी पैदाइश है। ठीक है, और 1964 में इन्होंने क्या करी, एक दसौली ग्राम सभा का क्या किया, गठन किया, दसौली ग्राम सभा। ठीक है, अब एक ग्राम सभा क्यों बनाई होगी इन्होंने, एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही, वहाँ कोई क्या कहते होंगे, वनों का कटान हो रहा होगा, तो उसके दसौली गांव में क्या होता है, वनों का कटान होता है, तो उससे लड़ने के लिए उन्होंने क्या बनाई, दसौली ग्राम सभा। ये अभी भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, दसौली ग्राम सभा। और इन्होंने 1970 में एक मतलब एक यूनिट एनजीओ टाइप बनाया था, और उसका नाम रखा था डालियों का दगड़िया, डालों का दगड़िया।
दगड़िया, डालो का दगड़िया, यानी कि डालो मतलब जो ब्रांचेस होती है और दगड़िया मतलब फ्रेंड, ठीक है। तो यानी कि पेड़ों के जो दोस्त हैं उनका कहने का मतलब ये पेड़ों के दोस्त, अगर इसको हम समझना चाहें तो उन्होंने क्या बनाए थे, एक एनजीओ टाइप बनाया था। और इनके लिए 1982 में इनका सबसे जो इम्पोर्टेंट इनके लिए है वो इनको रैमन मैगसेसे अवार्ड मिला हुआ है। कौन सा? रैमन मैगसेसे अवार्ड इनको मिला हुआ है, ठीक है। कौन सा अवार्ड? रैमन मैगसेसे, रैमन मैगसेसे अवार्ड इनको 1982 में किसको? चंडी प्रसाद भट्ट जी को मिला हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद 1986 में इनको पद्मश्री मिल गया था, पद्मश्री मिल गया था। और 2005 में इनको पद्म विभूषण मिल गया था। क्या? पद्म विभूषण इनको दिया गया था, ठीक है। और इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है जेंटल रेजिस्टेंस। जिसका नाम क्या है? जेंटल रेजिस्टेंस। क्या नाम है? जेंटल रेजिस्टेंस, ठीक। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है जेंटल रेजिस्टेंस। इस प्रकार से हमने चंडी प्रसाद भट्ट जी के बारे में भी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पे जो हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। और उससे पहले सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में भी और गौरा देवी जी के बारे में भी हमने यहाँ पे क्या कर लिया, पढ़ लिया, ठीक है। और जो यहाँ पे हमको एक कंफ्यूजन था कि सुंदरलाल बहुगुणा जी में से या चंडी प्रसाद भट्ट जी में से जो जेल गए थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी को इन्होंने रखा था जेल पे, ठीक है। जब टिहरी डैम के लिए उन्होंने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था, तो उस वजह से उनको तो रखा गया था। सीपी भट्ट जी के बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट अगली वीडियो में या कमेंट सेक्शन में पिन में मैं उसको कंफर्म करके आप लोगों को बता दूंगा, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। बस जितने पॉइंट इनके बारे में मैंने बताए हैं वो याद रखने लायक हैं, बहुत बार क्या हुआ है एग्जाम में हमसे पूछे गए हैं। और ये है, और जितने भी यहाँ पे पॉइंट मैंने सीपी भट्ट जी के बारे में या सुंदरलाल बहुगुणा जी की, गौरा देवी जी के बारे में बताया, उनमें से हर एक पॉइंट कहीं ना कहीं पेपर में हमको देखने को मिला है। तो इस प्रकार से चिपको मूवमेंट के बारे में हमने डिटेल में हिस्ट्री से लेके क्या क्या हुआ था पूरा एक कहानी के फॉर्मेट में उसको जान लिया है, और सारी जानकारी हमने उसके बारे में क्या कर ली है, प्राप्त कर ली है। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। उसके बाद हमें भी बहुत सारे क्या पढ़ने हैं, मूवमेंट पढ़ने हैं। बद्रीनाथ, सोनघाटी, खीराकोट, पानी रखो, नदी बचाओ, रक्षा सूत्र, मैती आंदोलन, ये काफी लंबे लंबे हैं। मतलब इनके लिए भी अच्छे अच्छे हमको क्या देखने को मिलते हैं, फैक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आज वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि आपको कोई डाउट होता हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और यदि मुझसे कोई पढ़ाने में त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।